अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेसिल इंजेक्शन के बारे में। ग्रेसिल इंजेक्शन जिसका जेनेरिक नेम एमिकासिन सल्फेट है और एमिकासिन सल्फेट के मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ये ब्रांड ग्रेसिल इंजेक्शन है। ग्रेसिल इंजेक्शन जो कि एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है और इस एंटीबायोटिक का शुमार जो है ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक इंजेक्शन में इसका शुमार किया जाता है। और एक बात ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस इंजेक्शन को हमेशा जो है रिजर्व में रखा जाता है, ताकि जब भी सेप्टिसीमिया हो बॉडी में, यानी कि ब्लड में जो है बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाए, तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए और ख़ास तौर पर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक बात यह भी हाईलाइट कर दूं कि जब भी पर्टिकुलरली जो है रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, यानी कि रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे, वहाँ पे ये इंजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सस्पेक्टेड हों या फिर प्रूवन हों। अगर हम इस इंजेक्शन के मेन यूजेस के बारे में बात करें, तो जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेप्सिस यानी कि सेप्टिसीमिया कहते हैं, इसके अलावा फिर जिन पेशेंट्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया हो जाए, ये क्या होता है कि एक पेशेंट एडमिट हुआ लेकिन वो चेस्ट इन्फेक्शन के साथ या फिर ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन उसका जो हॉस्पिटल में स्टे था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया या दिन उसको काफ़ी हो गए, तो फिर हॉस्पिटल्स में भी हॉस्पिटल के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस हवाले से ज़्यादातर डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी मरीज़ डिस्चार्ज हो वो बेहतर है, क्योंकि हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शन होते हैं वो मरीज़ को लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उन पेशेंट्स में नमूनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में मुफ्त में मिल जाता है। इसके अलावा फिर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पाइलोनेफ्राइटिस हो, उस कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हो लेकिन सर्जरी के बाद जख्म खराब हो जाए, ऑपरेशन के बाद जख्म खराब हो जाए, जख्म ठीक ना हो रहा हो, जख्म जुड़ ना रहा हो, जख्म में से पीप आ रही हो, जख्म में से स्मेल आ रही हो, खास तौर पर इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि पेट की किसी भी किस्म की सर्जरी हुई है, चाहे वो पित्ते की हुई है, चाहे वो आंतों की हुई है या फिर जनरल सर्जरी हुई है, तो फिर इस इंजेक्शन को दूसरे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के साथ मिला के इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव इंजेक्शन रहता है इस कंडीशन में। इसके अलावा फिर सूडोमोनास हो या एसिनोबैक्टर हो या फिर इसके अलावा रेजिस्टेंट जो है एंटेरोबैक्टेरियल्स हों, तो फिर इन कंडीशंस में भी ग्रेसिल इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो बच्चे नौज़ायदा होते हैं, 1 साल से कम उम्र के होते हैं, ऐसे बच्चों में इन्फेक्शंस जो है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशंस में ऐसे सर्कमस्टांसेस को ट्रीट करने के लिए फिर इस ग्रेसिल इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चों में ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा फिर ऐसी रेजिस्टेंस जो है वो टीबी, जहाँ पे टीबी का ट्रीटमेंट काम ना कर रहा हो, तो फिर पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर चेस्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो ग्रेसिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एक बात ये जहन में रखें कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कभी भी फर्स्ट चॉइस रूटीन एंटीबायोटिक में नहीं शुमार किया जाता। जिस तरह दूसरे एंटीबायोटिक्स, जिस तरह सेफ्ट्रेक्सोन है, सल्बेक्टम है, सेफाप्राजोन है या फिर और दूसरे इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में है, तो उसको फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल, फर्स्ट चॉइस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है रूटीन में, लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कभी भी फर्स्ट चॉइस रूटीन एंटीबायोटिक में नहीं होता, क्योंकि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए हमेशा पेशेंट को बहुत क्रिटिकली देखना होता है कि पेशेंट के गुर्दे सही काम कर रहे हैं, कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट तो नहीं है, इसके अलावा पेशेंट के कान का मसला तो नहीं है, कानों की समात का मसला तो नहीं है, ईयर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस इससे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस इंजेक्शन को क्रिटिकली एनालिसिस करके पेशेंट का फिर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये इंजेक्शन कोई आज का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये इंजेक्शन 1970s यानी कि 1970 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन 1980s में आके हिस्ट्री चेंज हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 1980s में क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स जो न्यूअर, जो जैसा कि सेफेलोस्पोरिन थी, कार्बापेनम्स थे, इसके अलावा फ्लोरोक्विनिलोन्स जिसमें लिवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो हैं वो अवेलेबल हो गई थी मार्केट में, ये और ये न्यू आई थी। जब डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करवाने लगे तो फिर पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये एंटीबायोटिक न्यूअर जो थी, यानी कि नई जो काम कर रही थी, वो काम करना छोड़ गई। उसकी सबसे बड़ी वजह
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन चुके थे। फिर क्या हुआ कि इसी ओल्डर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को दोबारा रिन्यूड करवाया गया। आज की तारीख में भी न्यूअर एंटीबायोटिक्स, जो कि आज के दौर में न्यू एंटीबायोटिक्स थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक इस्तेमाल तो की जा रही हैं, लेकिन इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमेशा फिर भी रिजर्व में ही किया जाता है। इस इंजेक्शन के अगर हम डोजेज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, इन्फेक्शन पे, इसके अलावा फिर किडनी की जो हेल्थ पे, उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। जनरली जो है इसका डोज जो है वो 7 mg से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इस इंजेक्शन को मस्कुलर लगाना चाहिए या फिर इंट्रावेनस, ये दोनों तरीकों से लग सकता है। अगर तो डोज जो है वो 1 वीक से लेकर 2 वीक्स तक चल रहा है, फिर तो ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं इसको इंट्रावेनस यानी कि वेन में, रग में लगाने के लिए मशवरा देते हैं। अगर इसका डोज शार्टर है तो फिर डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को ज्यादातर जो है 7 डेज तक या फिर 10 डेज तक मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे। इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा बस 2 चीजों का लाजमी खास ख्याल रखें कि पेशेंट की किडनी का स्टेटस क्या है, किडनी की हेल्थ कैसी है, क्योंकि ये किडनी को डैमेज कर सकती है, जिसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं, क्योंकि ये सीरम क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज कर सकती है, जीएफआर लेवल रिड्यूस कर सकती है और अक्सर पेशेंट्स में ये अक्यूट किडनी इंजरी कर देती है। इसके अलावा फिर ईयर टॉक्सिसिटी भी ये कर सकती है, जिससे अक्सर मरीजों को या तो सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कम सुनाई दे सकता है, या फिर कान बजना शुरू हो जाते हैं और जब तक इस मेडिसिन का जो असर है वो बॉडी में रहता है ये शिकायत रह सकती है। किन कंडीशंस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले किडनी के पेशेंट्स में, इसके अलावा फिर जिन अफराद को कानों का मसला हो, समात का मसला हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, पेशेंट को डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो, ओल्डर पेशेंट्स में हमेशा खास जो है इसको एहतियात से दिया जाता है और बहुत ज़्यादा लंबी थेरापी नहीं दी जाती, ज़्यादातर जो है 7 डेज तक इसको रिकमेंड करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 14 डेज तक, वरना 7 डेज के अंदर अंदर इस थेरापी को बंद कर देते हैं। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन्स की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको हमेशा अवॉइड किया जाता है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है गायनोकोलॉजिस्ट पे कि कहाँ पे वो समझती हैं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाए, क्योंकि बॉडी में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, जैसा कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं, तो फिर वहाँ पे एडवाइस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे से ज़्यादा माँ की जान को बचाना है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने एक पॉइंट पे हल्की सी बात की थी कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसा कि दूसरे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ मिला के किया जाता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी में एमिकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पे किया जाता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इस इंजेक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री कवरेज प्रोवाइड करती हैं। तो हर मुमकिन कोशिश की है कि इस वीडियो में तमाम पॉइंट्स को कवर किया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।